Good morning, my dear students. Today I am here along with the gold rush and the growth of industry in the North America. My dear students, I shall explain about this content in the consent of North America. After that, I shall explain about the constitutional rights, which type of rights had been provided to the natives and which type of rights were availed by the आउटसाइडर्स। बच्चों, जो यूरोपियंस थे, यूरोपियन सेटलर्स, उन्होंने कौन से ऐसे राइट्स थे जिनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करवाया था, वो मैं बतलाऊंगा। एंड आफ्टर दैट आई शैल एक्सप्लेन अबाउट द विंड्स ऑफ चेंज। हम देखेंगे कि वो बदलाव की लहर कौन सी थी, उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में बदलाव की लहर कौन सी थी। So especially I shall explain about the Indian Reorganization Act of 1934, as well as I shall also explain about the Declaration of Indian Rights of 1954. So my dear students, I am going to start with the gold rush and the growth of industry. Firstly we will see the gold rush. हम देखेंगे बच्चों कि किस तरह से वहाँ गोल्ड रश या किस एक्टिविटी को गोल्ड रश कहा गया। देयर वॉज ऑलवेज द होप दैट देयर वॉज गोल्ड इन नॉर्थ अमेरिका। बच्चों, हमेशा ये उम्मीद की जाती थी कि नॉर्थ अमेरिका की धरती के नीचे सोना दबा हुआ है। ठीक है। इन द 1840s द ट्रेसेस ऑफ गोल्ड वर फाउंड इन द यूएसए और स्पेशली इन द कैलिफोर्निया। ओके, एंड दिस लीड टू द गोल्ड रश। बच्चों, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है उसमें सोने के कुछ चिन्ह मिले। ऐसा पता चला कि यहाँ पर सोने की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड। सो दिस लीड टू द गोल्ड रश। इसने क्या हुआ कि गोल्ड रश को जन्म दिया। ये गोल्ड रश उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में, ठीक है, यूरोपीय लोग यहाँ अमेरिका की धरती पर आए और वो क्या चाहते थे। वह थाउजेंड्स ऑफ ईगर यूरोपियंस हरीड टू अमेरिका इन द होप ऑफ मेकिंग अ क्विक फॉर्च्यून। वो चुटकियों में अपनी तकदीर बना लेना चाहते थे। इसलिए जो यूरोपियंस थे, मैक्सिमम थाउजेंड्स ऑफ ईगर यूरोपियंस, वो अमेरिका की धरती पर चले आए। एंड दिस लीड टू द बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइन्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। अब देखिए, जब ये जो गोल्ड रश स्टार्ट होता है तो इसके चलते पूरे महाद्वीप में, इस पूरे कॉन्टिनेंट में क्या किया उन्होंने, रेलवे लाइनों का निर्माण कर दिया, फॉर विच थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज वर्कर वर रिक्रूटेड। अब जब रेलवे लाइन का काम या उसका निर्माण करना था तो हजारों की संख्या में चीनी श्रमिक, चाइनीज़ जो थे, चाइनीज़ वर्कर्स, उनको यहाँ रिक्रूट किया गया, उनको नियुक्ति की गई। ठीक। द यूएसए रेलवे वॉज कंप्लीटेड बाय 1870s। बच्चों, यूएसए का जो रेलवे का काम था वो 1870 में पूरा हुआ। जबकि कनाडा की बात करें तो कनाडा में ये जो काम था रेलवे का वो 1885 में कंप्लीट हुआ। द ओल्ड नेशन क्रीप ऑन एट स्नेल पेस। देखिए, एक एंड्रयू कार्नेगी नाम का एक शख्स था। इस एंड्रयू कार्नेगी ने, जो कि कहाँ से आया था, स्कॉटलैंड से आया था, और ये स्कॉटलैंड से आया हुआ एक पुअर इमिग्रेंट था, ये गरीब अप्रवासी था। ठीक है, उसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। और यही एंड्रयू कार्नेगी संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक हो गया। ठीक है, ठीक है। एंड्रयू कार्नेगी स्कॉटलैंड से आया हुआ था, एक गरीब अप्रवासी था, लेकिन ये यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक हो गया इसी गोल्ड रश के चलते हुए। ठीक है। इसने क्या कहा था, द ओल्ड नेशंस क्रीप ऑन द एट अ स्नेल स्पेस। ये कहता है कि जो पुराने राष्ट्र थे घोंगे की चाल से सरकते थे, बट द रिपब्लिक थंडर्स ऑन एट द स्पीड ऑन एन एक्सप्रेस। लेकिन ये जो नया गणराज्य है किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। तो ये एंड्रयू कार्नेगी का एक एग्जाम्पल है जो हमें बतलाता है कि गोल्ड रश का वहाँ
क्या इम्पैक्ट रहा होगा, लोग कितने तेज़ी से अपने इस फॉर्च्यून को अपने सौभाग्य को बदल रहे थे, है ना। तो ये था बेटा गोल्ड रश, जिसकी इन्फॉर्मेशन देता है। गोल्ड रश में स्पेशली क्या हुआ कि रेलवे लाइंस को फॉर्मेशन और उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और 1885 में तो कनाडा में कंप्लीट होता है, और यूएसए में वो कंप्लीट होता है 1870s में। तो इस तरह से गोल्ड रश ने लोगों की तकदीर को बदलने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन नॉर्थ अमेरिका। सो what are the reason behind it? One reason why the industrial revolution happened in England when it did was because small peasants were losing their land in big farmers and moving to job in factories. बच्चों, इसका एक इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति के जो हुई थी वो एक खास समय में होने के पीछे एक कारण भी था। ठीक है, मैं पहले इंग्लैंड की बात कर लूँ। इंग्लैंड की हम उसकी बात करते हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे। तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके पीछे हमने कॉजेज़ देखे थे, हमने आपको लास्ट चैप्टर्स में भी इसको पढ़ाया है। तो इसके पीछे कारण क्या था कि जो बड़े बड़े किसान थे, है ना, बड़े किसान, ये छोटे किसान थे, वो बड़े किसानों के हाथों अपनी ज़मीन खो दिए थे, या उन्होंने बड़े किसानों ने छोटे किसानों की जो ज़मीनें थी उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, अब जब इन्होंने अपने खेत बड़े किसानों के हाथों चले गए तो फिर ये अपने नौकरी के लिए, नौकरी की खोज करने के लिए फैक्ट्री की ओर मुड़ रहे थे। तो इस तरह से पर्याप्त संख्या में जो मजदूर थे, वर्कर्स थे, अब फैक्ट्रीज में मिलना शुरू हो रहे थे। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट कॉज के तौर पर देखा जा सकता है इंग्लैंड के लिए। बट इन नॉर्थ अमेरिका इंडस्ट्रीज डेवलप्ड फॉर वेरी डिफरेंट रीज़न। नॉर्थ अमेरिका में जो इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ उसके अनेक अलग अलग तरह के कारण थे, वो उन अलग अलग कारणों से वो विकसित हुआ। देखिए उसमें से कुछ खास चीज़ें क्या है। टू मैन्युफैक्चर रेलवे इक्विपमेंट so that rapid transport could link distant places। बच्चों, रेलवे के जो साजो सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों को तेज़ी से चलने वाले परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा था। ऐसी मशीनरीज को के भी प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा था कि जिन मशीनरीज़ का इस्तेमाल करके खेती को और आसान बना दिया जाए, है ना। टू प्रोड्यूस मशीनरी विच वुड मेक लार्ज स्केल फार्मिंग ईजियर एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स ग्रीव एंड फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड। बच्चों, बड़ी तेज़ी से यूएसए और कनाडा में दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हो रहा था, है ना। जो इंडस्ट्रियल टाउन थे वो ग्रोथ कर रहे थे, उसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ थी वो बड़ी तेज़ी से उनकी संख्या बढ़ रही थी। एंड इन 1860s द यूएसए हैड बीन एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी। 1860s में यूएसए का जो अर्थतंत्र था वो अविकसित था, अनडेवलप्ड था। लेकिन 1890s में, इन 1890 इट वाज द लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड, और 1890 में वो दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। तो इस तरह से हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका में जो उद्योग थे वो अलग अलग कारणों से विकसित हुए, लेकिन उनमें से दो की अगर बात की जाए तो रेलवे के जो सामान था, रेलवे के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हुआ करते थे, इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, उनको तैयार करने के लिए। दूसरा, ऐसे मशीनरीज़ को तैयार करने जिससे कि फार्मिंग जो है वो इजी हो जाए, है ना। तो खेती को आसान बनाने के लिए भी ऐसे यंत्रों का निर्माण या उत्पादन किया जा रहा था, और इस तरह से वहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन्स जो थे वो ग्रोथ कर रहे थे, वहाँ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाई हो रही थी। तो इस तरह से यूएस और कनाडा में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो देखने को हमें मिलता है। लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल आल्सो एक्सपेंडेड। बड़े पैमाने की जो खेती थी उसका भी विस्तार होने लगा था, है ना। वास्ट एरियाज वाज क्लियर्ड एंड डिवाइडेड अप इनटू फार्म्स। बड़े बड़े इलाकों को, वहाँ जो जंगल थे उनको साफ कर दिया गया, खेतों के रूप में अब उनके टुकड़े
वो जो ज़मीन हुआ करती थी वो खेतों के रूप में उसके अलग अलग टुकड़े बना दिए गए। 1890s के आते आते बेटा जो बायसन था, जंगली भैंसे, उनको लगभग एक्सटर्मिनेटेड यानी उसको पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका था। और इस तरह से जो वहाँ के नेटिव्स शिकार करते थे ना पहले अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए, द एंडिंग द लाइफ ऑफ हंटिंग द नेटिव्स हैड फॉलो फॉर सेंचुरीज। वो जो सदियों से चले आ रहे जो वहाँ के मूल बाशिंदे थे, वो शिकार वाली जो उनकी जीवनचर्या थी उसको पूरी तरह से वो समाप्त कर चुके थे। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर ये सब चेंजेस आने लगे थे। बच्चों 1892 में क्या हुआ कि यूएसए का पूरा कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन हो चुका था। ठीक है, बाय द 1890s बायसन तो ख़त्म हो चुके थे। फिर इन 1892 द यूएसए कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन वाज कंप्लीट। आपको ये ध्यान रखना है, ये ईयर पूछा जा सकता है कि यूएसए का जो कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन है वो कब तक कंप्लीट हुआ। तो 1892 में यूएसए का कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन, महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था। ठीक, अगर हम बात करें एरिया वाइज तो जो पैसिफिक ओशन था और अटलांटिक ओशन है ना, तो इसके बीच का जो एरिया था, क्षेत्र था, अब उसको किस में डिवाइड कर दिया गया था बेटा? दैट वाज डिवाइडेड अप इनटू स्टेट्स। उस एरिया को स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एंड दे आर नो लॉन्गर रिमेन द फ्रंटियर। ओके, अब वहाँ कोई फ्रंटियर नहीं रहा, सब स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए थे। बच्चों जो यूएस का ये वाला हिस्सा था उसने यूरोपियंस को अपने वेस्टर्न की ओर हमेशा आकर्षित किया, लोगों को अपनी ओर खींचता चला गया। एंड while we are talking about the imperial power, within a few years the US was setting up its own colonies in Hawaii and the Philippines. बच्चों कुछ ही वर्षों के भीतर अगर हम साम्राज्यवादी शक्ति की बात करें अमेरिका के लिए, तो यूएसए ने हवाई और फिलीपींस में अपने कॉलोनीज़ को, अपने उपनिवेशों को बसाना शुरू कर दिया था। और इस तरह से यूएसए एक इंपीरियल पावर की ओर बढ़ रहा था। चलिए बच्चों, अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर नज़र डालते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वहाँ के वाइट पीपल्स के लिए थे और वहाँ किस तरह की राइट जो थे वो वहाँ के नेटिव्स को नहीं मिल पा रहे थे, उसे हम देखते हैं। द डेमोक्रेटिक स्पिरिट which had been the rallying cry of the settlers in their fight for independence in the 1770s came to define the identity of the USA against the monarchies and aristocracies of the old world. यहाँ ध्यान देना है बच्चों, जो यूरोप से आए हुए लोग थे यूएस में, उन्होंने 1770s के डिकेड में जो आज़ादी के लिए जो अपने संघर्ष की बात करें, स्पेशली अगर हम बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर सकते हैं हम इसमें। तो बच्चों 1717 के डिकेड्स में ये इंडिपेंडेंटशिप को गेन करने के लिए जो स्ट्रगल हुआ था और जो उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक स्पिरिट को दिखलाया था, है ना, डेमोक्रेटिक स्पिरिट को दिखलाया, तो उस डेमोक्रेटिक स्पिरिट के लिए जो स्लोगन्स या रैलिंग हुई थी, उसी नारे के तहत एकजुटता जो उन्होंने 1770s में लाई थी, वही जो पुरानी दुनिया की जो राजशाही थी, मोनार्की थी, एरिस्टोक्रेसी थी, उसके खिलाफ यूएसए में भी उसने अपनी पहचान बनाई थी। ठीक है, और उनके लिए क्या और ख़ास चीज़ ज़रूर थी, जो ये सेटलर्स थे, दे आल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ some rights, so that important to them was that their constitution including the individual right to property which the state could not override. बच्चों वे संविधान में अपने लिए अधिकार तो चाहते थे और उन संविधानिक अधिकारों के तहत संविधान तो ज़रूरी था ही, लेकिन संविधान के अंतर्गत वे क्या चाहते थे कि व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार को भी मिलना चाहिए और वो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो किसी राज्य के द्वारा उसे रद्द नहीं किया जा सके, ऐसे उसमें संभावनाएं या ऐसे उसमें प्रोविजंस होने चाहिए। ठीक, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं होनी चाहिए,
मतलब वो राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार था वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चाहते थे। देखिए डेमोक्रेटिक स्पिरिट तो उन्होंने जो 1770s में अप्लाई की थी ना, उसी को वो अमेरिका में भी अप्लाई करना चाहते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो राइट था वो भी चाहिए था, ताकि जिसे स्टेट के द्वारा ओवरराइड ना किया जा सके, उसे रद्द ना किया जा सके। बट बोथ डेमोक्रेटिक राइट्स, बच्चों यहाँ जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। बट बोथ डेमोक्रेटिक राइट, पहला क्या है, द राइट टू वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव टू कांग्रेस एंड फॉर द प्रेसिडेंट, एंड द राइट टू प्रॉपर्टी, ये दो राइट हो गए बेटा, राइट टू वोट एंड राइट टू प्रॉपर्टी, वर ओनली फॉर वाइट मैन। ये जो दोनों प्रकार के अधिकार हैं वो सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे, है ना। डैनियल पॉल, a Canadian native, pointed out in 2000 that Thomas Paine, the champion of democracy at the time of the War of American Independence and the French Revolution, used the Indians as a model of how society might be organized. बच्चों, एक कनाडाई मूल का निवासी था जिसका नाम था डैनियल पॉल। उसने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि जब अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांस की क्रांति के समय, जो लोकतंत्र की पक्ष में अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाला जो व्यक्ति था थॉमस पाई, है ना, थॉमस पाइन, उसने समाज का संगठन करने के लिए, सोसाइटी को एकजुट करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया था। ठीक है, उसने जो यहाँ के इंडियंस जो थे, नेटिव्स जो थे, उनका इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया था। और इसके आधार पर उसने दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे जो लोकतंत्र की ओर अग्रसर होने वाले आंदोलन है उसके बीज बोए थे। देखिए, ही यूज्ड दिस टू आर्ग्यू दैट द नेटिव अमेरिकन्स by their example sowed the seed for a long drawn out movement towards democracy by the people of Europe। बच्चों, जहाँ इन मूल निवासियों को एक मिसाल की तौर पर, है ना, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसमें बीज बोने वाले एक मिसाल के तौर पर बतला रहा है, वहीं आप उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को देखिए। जहाँ जो दो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, वो सिर्फ वाइट मैन को मिल रहा है, वाइट पर्सनस को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो प्रोविजंस किए गए थे उसकी ओर इंडिकेशन है, जहाँ थॉमस पाइन ये बतलाने की कोशिश करते थे कि इंडियंस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करते थे, और उन्होंने अपने उस आधार में दलील इसलिए दी थी मॉडल के तौर पर। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो नेटिव्स हैं, अमेरिकन नेटिव्स, उन्होंने ही इस डेमोक्रेटिक के जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो बोए हैं। तो इस तरह से थॉमस पाइन इंडियंस को एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करता है और अमेरिकी मूल निवासियों को एक मिसाल के तौर पर वो देखता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, तो राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी केवल किसे दिया गया? वाइट मैन को। तो बच्चों, अब हम देखते हैं द विंड्स ऑफ चेंज। अब जो बदलाव आया, वो बदलाव की जो लहर थी वो क्या थी, उसको समझिए। इसमें स्पेशली बेटा आपको दो एक्ट के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। वो एक है 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो मैं आपको बतलाऊंगा, और उसके अलावा हम डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स जो 1954 में जो नेटिव्स ने तैयार किया था उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Not till the 1920s did things begin to improve for native peoples of the USA and Canada। 1920 के डिकेड तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ था। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, अ सर्वे डायरेक्टेड बाय सोशल साइंटिस्ट लेवाइस मैरियम and published in 1928, only a few years before the USA was swept by a major economic depression that affected all its people, painted a grim picture of the terrible poor health and education facilities for natives in the reservations। बच्चों, यूएसए की जो सभी जनता को प्रभावित करने वाली
जो सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी वो 1929 से स्टार्ट होते 1932 तक चली थी, ठीक है। तो इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के कुछ साल पहले ही, यानी 1928 की बात करें, उसमें जो सोशल साइंटिस्ट थे लेवाइस मैरियम, उनके डायरेक्शन में एक सर्वे जो था वो संपन्न हुआ था, और उस सर्वे को पब्लिश किया गया था 1928 में, और उस सर्वे का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। अब इस सर्वे में क्या बतलाया गया था, इसमें जो रिजर्वेशंस में नेटिव्स रह रहे थे, मूल निवासी रह रहे थे, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन में जो फैसिलिटीज़ थी, एजुकेशन फैसिलिटीज़, उस एजुकेशन फैसिलिटीज़ की उन्होंने बड़ा ही दारुण चित्र प्रस्तुत किया था। उनकी दरिद्रता का बड़ा ही करुणामय चित्र प्रस्तुत किया था। उनकी स्थिति किस तरह से थी, उसका बहुत ही दुखद चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया था। White Americans felt sympathy for the natives who were being discouraged from the full exercise of their cultures and simultaneously denied the benefit of citizenship. बच्चों, जो गोरे अमेरिकियों के मन में अब उन मूल निवासियों के प्रति कुछ सहानुभूति जागी। किन मूल निवासियों के प्रति? जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से भी रोका जाता था। ओके, बीइंग डिस्करेज्ड फ्रॉम द फुल एक्सरसाइज ऑफ देयर कल्चर, उसको रोका जाता था। और साथ ही साथ जो सिटीजनशिप के बेनिफिट्स थे, नागरिकता के जो लाभ थे, उससे भी उनको वंचित रखा जाता था। बच्चों, दिस लीड टू अ लैंडमार्क लॉ इन द यूएसए, द इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934। बच्चों, इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतकारी कानून को जन्म दिया, 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसने क्या दिया? विच गिव नेटिव्स टू इन रिजर्वेशंस द राइट टू बाय लैंड एंड टेक लोन्स। इसके द्वारा रिजर्वेशंस में मूल निवासियों को ज़मीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। ये 1934 का जब इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसके थ्रू रिजर्वेशंस में वो अब ज़मीनें खरीद सकते थे, वो अपने लिए लोन लेने का उनको अब अधिकार मिल चुका था। तो ये इस एक्ट की खासियत थी। In 1950s and 1960s, the US and Canadian government thought of ending all special provisions for the natives in the hope that they would join the mainstream, that is, adopt European culture. बच्चों, 1950s और 1960s के डिकेड में यूएसए और कनाडा की सरकारों ने क्या काम किया कि इन नेटिव्स के लिए जो विशेष प्रोविज़न किए गए थे, उनको ख़त्म करने का विचार किया। वो जो विशेष प्रावधान के तहत इन्हें अधिकार मिल रहे थे, उसे खत्म करने का उपाय किया। और ये किस उम्मीद से किया? ये इस उम्मीद से किया कि वे मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे, दे वुड जॉइन द मेन स्ट्रीम, है ना, वो मुख्य धारा में उसको वो जुड़ पाएंगे, और साथ ही साथ वो यूरोपियन कल्चर को भी क्या होगा, अपना लेंगे। तो इस तरह से यूएस गवर्नमेंट और कनाडियन गवर्नमेंट ने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। बट द नेटिव्स डिड नॉट वांट दिस। परंतु जो मूल बाशिंदे थे वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, ठीक। अब देखिए, इन 1954, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंटेंट, इन 1954 इन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स प्रिपेयर्ड बाय देम। अब क्या हुआ कि जो यहाँ के मूल निवासी थे, उन्होंने 1954 में एक प्रोविज़न, एक जो प्रारूप था वो तैयार किया। वो था डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, ठीक। और इसके तहत वो क्या चाहते थे? अ नंबर ऑफ नेटिव पीपल्स एक्सेप्टेड सिटीजनशिप ऑफ द यूएसए, बट ऑन one condition, that their reservations would not be taken away and their traditions would not be interfered with. उन्होंने कहा कि वे इस शर्त के साथ यूएसए की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करते हैं या स्वीकार करते हैं कि उनके रिजर्वेशंस वापस नहीं लिए जाएंगे, और उनकी जो परंपराएं, उनके द्वारा जो परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की जाएगी। अ सिमिलर डेवलपमेंट ऑकर्ड इन कनाडा। जैसे ये यूएसए में हो, वैसे ही कनाडा में भी एक डेवलपमेंट देखने को मिला। इन 1969 द गवर्नमेंट अनाउंस दैट दे वुड नॉट रिकॉग्नाइज
एबॉरिजिनल राइट्स। ओके, 1969 में कनाडा की सरकार ने घोषणा की कि आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मूल निवासी जो थे बेटा, वे बड़े सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया, वाद विवाद, ये पूरी एक श्रृंखला को बड़े बेहतरीन तौर पर उन्होंने संपन्न किया। The natives, in a well-organized opposition move, held series of demonstrations and debates. The question could not be resolved till 1982. लेकिन क्या हुआ कि 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत ये मूल निवासियों की जो मौजूदा आदिवासी अधिकार और समझौता, इस पर ये अधिकारों की जो स्वीकृति मिलने का जो सवाल था वो 1982 तक हल हो ही नहीं पाया। Many details remain to be worked out. Okay, and today it is clear that the native peoples of both countries, though reduced so much in numbers from what they had been in the 18th century, and have been able to assert their right to their own cultures, and particularly in Canada, while we are talking about the Canada, they also wanted about for their sacred lands, है ना बच्चों। अगर हम बात करें ये जो छोटी छोटी बारीक छोटी छोटी जो चीज़ों की जो फैसले लेने की बात है, तो इससे एक बात तो बहुत साफ होती है कि जो दोनों मुल्क के जो नेटिव्स थे, मूल निवासी थे, वो 18 सेंचुरी के मुकाबले अपनी संख्या में अब बहुत कम हो जाने के बावजूद भी अपने कल्चर को निभाने के लिए, अपनी संस्कृति को निभाने के लिए, अपने जो अधिकारों को लेकर उन्होंने पुरजोर दावेदारी की। जबकि संख्या में पहले से अब वो कम थे, लेकिन उन्होंने अपने राइट्स को पाने के लिए खूब जोर लगाया। और अगर हम बात करें ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली कनाडा की, तो यहाँ पर जो मूल निवासी थे वे लोगों ने अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार करने की भी दावेदारी की। ऐसी दावेदारी जो उनके पुरखों ने 1880s के डिकेड में भी नहीं कर सके थे। तो इस तरह की जो बदलाव थी, द विंड्स ऑफ चेंज, वो हम इस डिकेड में देख सकते हैं। बच्चों, आज के इस एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको गोल्ड रश के बारे में बताया, है ना, एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में समझाया। इसके अलावा जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करी, उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में हमने देखा राइट टू वोट और राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो केवल वाइट मैंस को मिला था। वो हमने देखा किस तरह से डैनियल पॉल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जिसमें थॉमस पाइन की उन बातों को समझाने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से थॉमस पाइन ने इंडियंस को एज अ मॉडल प्रस्तुत किया था, और उन्होंने बतलाया था कि किस तरह से अमेरिकन नेटिव्स ने डेमोक्रेटिक मूवमेंट में इस के बीज बोए थे। हमने लेविस मैरियम, जिन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड एक सर्वे कंडक्ट करवाया था, उसके थ्रू उसने बतलाया कि रिजर्वेशंस में जो नेटिव्स रह रहे हैं उनकी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ कितनी करुणामयी है, कितनी दरिद्रता से भरी हुई है। फिर हमने देखा 1934 का जो इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसमें क्या प्रोविजंस किए गए, और मूल निवासियों के द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स 1954, उसको देखा वो किस कंडीशन में वो यूएसए की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करना चाह रहे थे। और फिर देखा कि 1969 में जो गवर्नमेंट थी, कनाडा गवर्नमेंट, उन्होंने एबॉरिजिनल राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की। 1982 तक इस पर किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, और लेकिन संख्या में कम होने के बावजूद भी अब जो लोग थे, नेटिव्स थे, वे अपने राइट्स को गेन करने के लिए बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, रैलीज और अपने लड़ाइयाँ वो लड़ रहे थे, अपने अधिकारों को पाने के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज का आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।